नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की वजह से आज बहुत सारे घर के अंदर खुशी का माहौल है, बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। उनके मन के अंदर एक डाउट है कि कहीं अगर मैं उस समय पे थोड़ा सा और खुद को पुश किया होता, अगर मैंने थोड़ा और जीए पढ़ा होता, थोड़ा और मैंने सीए मॉक ड्रिल के क्वेश्चंस लगाया होता, तो शायद मेरा एग्जामिनेशन यहां पर क्लियर होता। तो दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं यहां पर आपके साथ आज खड़ा हूं, स्मार्ट किडा की पूरी टीम आज आपके साथ खड़ा है। अब हम यहां पे बात करने वाला है कि एसबीआई क्लर्क में ऐसी क्या गलतियां हुई स्टूडेंट से और उन गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर वो सेम गलती हम ना करें। और उसके साथ आईबीपीएस को पढ़े या आरआरबी के एग्जाम को पढ़े, क्योंकि जो कैलेंडर का अभी करंटली इशू हो रहा है उसको लेकर भी यहां पर मैं बात करने वाला हूं। और कंप्लीट एक 4 मंथ्स का प्लान मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। खास करके जो प्लान रहेगा वो मोटा मोटा रीजनिंग को लेकर आपको बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर, अगर हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है, कि अगर कोई इंस्टेंट डाउट आता है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि सर मॉक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, मैं जिस टीचर को फॉलो करता हूं वो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करूं मैं? तो उस समय यहां पर मैं आपके लिए खड़ा हूं इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है रीजनिंग बाय नागेश सर करके। आप उसको ज्वाइन करिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपको मोटिवेशन चाहिए, जहां पर भी आप रुक जाते हो वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हूं, ताकि इस बार सबका सिलेक्शन लेना है। ये चीज मैंने ठानी है कि आप मेरे साथ रेडी हो तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैंने पिन करके रखा है। और एक कंप्लीटली गाइडेंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि स्मार्ट किडा हमारे इस आगे जर्नी में क्या हेल्प करेगा। तो हम आपके लेकर आ रहे हैं समर सेल, जो कि जितने भी हमारे प्लान्स होंगे वो सारे के सारे प्लान्स के ऊपर 25% का ऑफ आपको मिलने वाला है। बट आपको कोड यूज करना पड़ेगा फेस्ट25। और ये ऑफर स्टार्ट हो गया है 14 जून रात के 12 बजे तक आपको ये ऑफर यहां पर वैलिड रहेगा। अब एक बात ये करते हैं कि सर हमें बताइए कि हमें क्या सीखना चाहिए एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के लेकर। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। बीच में छोड़ के मत जाइए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं बदल सकता है। आपको जिस ट्रैक से आप भटके हो उस ट्रैक को वापस आप लेकर आके एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बारे में आज हम यहां बात करते हैं। तो मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो मेरे ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट है, उसने मुझे टैग किया और कहा कि सर मेरा प्रीलिम्स कुछ ही नंबर से क्लियर हो गया और थैंक्स टू स्मार्ट किडा उसके बाद मैंने एग्जामिनेशन फोड़ दिया, मतलब मेरा एसबीआई क्लर्क क्लियर हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है, छत्तीसगढ़ से एक मेरा स्टूडेंट है, उसने अप्लाई किया था, जहां पर उसको प्रीलिम्स के अंदर 65 स्कोर लेकर वो आया है और उसने कांग्रेचुलेशन यानी कि मेंस एग्जाम दिया था। अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो था वो 29.5 था। जो आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कहीं ना कहीं जो लेट हुआ है ना, वो इसी वजह से हुआ है, छत्तीसगढ़ के स्टेट की वजह से। क्योंकि यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस को उन्होंने जीरो कैसे रखा। मतलब जीरो, अगर किसी ने जाके केवल एग्जाम में भी जाके बैठ के आया है ना, अगर उसने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया तब भी उसका प्रीलिम्स निकला है। तो अब बात करते हैं कि सर हमें इसे सीखना क्या चाहिए। तो देखो दोस्तों, इस बच्चे से जब मैंने बात किया, जब उसका एग्जामिनेशन हुआ मेंस का, तो उसने मुझे कहा कि मेरे 105 अटेम्प्ट है मेंस के अंदर। और उसने कहा कि सर मेरी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है और मेरा एग्जामिनेशन भी जो है काफी अच्छे से गया है और मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स हूं, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूं। मैंने कहा ये गलती मत करना दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुम्हारा रिलैक्स जो है आगे भारी पड़ेगा। 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, वापस से स्टार्ट करो आगे आने वाले एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो दोनों के बीच में कम से कम 50 से 55 दिन का समय है, क्योंकि इतना समय लगा रिजल्ट को आने तक। इस बच्चे ने क्या सोचा कि सर एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करता हूं, मुझे पता है मैंने अच्छा एग्जाम दिया है और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। और उसने एक बात मुझे ये भी बताया, छत्तीसगढ़ से सिर्फ 400 वैकेंसीज है और 4 से 4,500 बच्चों को वहां पर बुलाया होगा एग्जाम देने के लिए, जो 1:10 रेशो चलता है। और मुझे एक बात बताइए सर, जिस बच्चे ने जनरल कैटेगरी में 31-32 स्कोर किया होगा, क्या वो बच्चा सच में एग्जाम को रेडी है क्या? जिस बच्चे ने 29 स्कोर किया है, क्या वो स्टूडेंट एग्जाम के लिए रेडी है क्या? क्योंकि मैंने यहां पे 65 स्कोर किया है, तो इसका मतलब उसने कंपैरिजन किया, 65 अगर कोई स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब मैं अच्छा हूं, मैं मेंस में अच्छा करके आता हूं। और जो 31 स्कोर कर रहा है वो कहीं ना कहीं बिगिनर होगा, जस्ट ऐसे एग्जाम दिया, उसको एक्सपीरियंस नहीं था एग्जाम का और जो है वो मुझे कॉम्पीट नहीं करेगा। तो मैंने उसके सामने कल जो है ये स्क्रीनशॉट भेजा कि बेटा इसको थोड़ा देख लो करके। इसने क्या कहा बच्चे ने कि सर मेरा प्रीलिम्स का थोड़े नंबर से स्कोर जो है वो ऊपर है, 1-2 नंबर का ही फर्क था मेरा और मेरा मेंस एग्जामिनेशन निकल गया।
इस चीज से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली चीज जो है आपको सीखना चाहिए वो है कि कभी भी ये चीज मत सोचना कि आपने एग्जाम दिया है तो आपका क्लियर कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन ये सब चीजें जो है मैटर करती है आपके सिलेक्शन के अंदर, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा थोड़ा सा लक भी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात यह है दोस्तों, प्रीलिम्स एंड मेंस ये दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग है, इस चीज को पहले ही नोट डाउन कर लो। जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा करके आओगे करके। ये बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। इस बच्चे ने प्रीलिम्स में केवल थोड़े नंबर से जो है एग्जामिनेशन दिया, और इस बच्चे ने फोकस किया था जीए के ऊपर। इसने मुझे कहा, जब मैंने बात किया कि आपका थोड़े नंबर से हुआ था तो क्या आप सच में प्रिपेयर्ड थे क्या, उसने कहा सर रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में मैं थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे उतना बेस्ट नहीं था, बट जो बीच का समय था एग्जाम का, जो प्रीलिम्स से लेके मेंस एग्जाम के डेट का जो बीच का समय है, वहां मैंने जीए को घोट घोट के पिया है। उसने यही बात मुझे कहा कि जीए को मैंने घोट घोट के पिया है, क्योंकि उस मंथ के अंदर जितना भी जीए पॉसिबल था मैंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया। और ये कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है जीए का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्मार्ट किड़ा ने यहां पर उसके लाइफ में कैसे चीजें ऐड की। तो देखो, हमारा जो सीए मॉक ड्रिल और जो सीए मॉक ड्रिल प्रो है उसका परफॉर्मेंस देखो। शिफ्ट 1 के अंदर हमारे 34 क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 के अंदर मैं मानता हूं इस चीज के हमने एक्सेप्टेंस भी दिया है, वहां पर जो क्वेश्चन वो सोचे थे हम लोग ये आ सकते हैं करके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट फिर भी हमने 43% यानी कि 15 क्वेश्चन यहां पर जो है आए हैं शिफ्ट 2 के। और शिफ्ट 2 के अंदर अगर 4 से 5 या 7 से 8 क्वेश्चन भी जिसने करेक्ट करके आया ना, उसका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं निकला होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और शिफ्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो 38 क्वेश्चन यानी कि 75 से 76% हमारा जो पेपर है डायरेक्टली हमारे मॉक ड्रिल से आया है। उसके बाद अगर आप पिछला डेटा देखोगे तो यहां मैंने आपके सामने दिया है आईपीएस पीओ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उसके बाद आईपीएस क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, तो डेटा आपके सामने है। और सीए मॉक ड्रिल और सीए मॉक ड्रिल प्रो ने अपना जलवा दिखाया। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको भी ऐसा कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है सीए मॉक ड्रिल प्रो एंड उसके साथ स्पीड ड्रिल, जो कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी को एनहांस करने में काम करेगा। तो ये जो दोनों कॉम्बो है 6 मंथ का, ये आपको यहां पर मिलेगा 599 रुपीज, बट इसके ऊपर आप कोड यूज करिए फेस्ट 25, तो ये आपको सिर्फ मिलेगा 450 रुपीज के आसपास। तो ये सबसे आपका मैं कह सकता हूं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कि सर चलिए बताइए कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हम आते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, जो बच्चा प्रीलिम्स में अच्छा करता है इसका जरूरी नहीं कि मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करके आएगा। और उसके एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, जीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज क्या है, समझाता हूं मैं आपको। मेंस के रीजनिंग सेक्शन में ये चीज मैं कह सकता हूं कि 15-16 क्वेश्चंस पजल से आ सकते हैं, ये चीज मैं कह सकता हूं। हाँ होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई होगा, लो होगा, इतना ही चीज कहूंगा। बट ये तो मैं कहूंगा ना कि रीजनिंग के अंदर 15-16 क्वेश्चन आ सकते हैं पजल के करके। बट जीए में ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता है, क्या पूछेगा हमें नहीं पता। तो इसीलिए जीए को आज से पढ़ना स्टार्ट करिए सीए मॉक ड्रिल के साथ। अब देखते हैं कि सर क्या करें अभी हम। एक चीज, कभी भी अपने अपोनेंट को हल्का लेके मत चलना, कभी भी अपने अपोनेंट को हल्का लेके मत चलना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आरसीबी 18 साल के बाद कब जीत सकती है, तो आप भी इस बार एग्जाम निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट देखो कि कैसे करें, आगे आने एग्जाम में हमें मेंस को ध्यान तो देना ही पड़ेगा। हम मेंस को इतना हल्के में लेके नहीं सकते, क्योंकि बच्चे ही सोचता है कि सर प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस होगा, प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस दे सकता हूं तभी। बट एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका मेंस ही नहीं निकला तो क्या आपका एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने अपोनेंट को हल्के में लेके मत चलना। अगर वो प्रीलिम्स में थोड़ा आपसे कम स्कोर करता है, तो कहीं ना कहीं मेंस के अंदर वो जो सीरियस टाइम होता है बीच का 1-1.5 महीने का जो भी टाइम आपको मिलता है, वहां पर वो अच्छे से पढ़कर अच्छे से परफॉर्म करेगा, तभी जाके वो डेफिनेटली आपको बीट करेगा। और ये आपके सामने एग्जांपल है, 65 स्कोर करके भी उस बच्चे का एग्जाम नहीं निकला, बट यहां पर इस स्टूडेंट का केवल कुछ नंबर से एग्जाम उसने जो है क्लियर किया प्रीलिम्स, और उसका एसबीआई क्लर्क में जाके उसने फोड़ दिया। तो ये सीख जो है आपको यहां पर लेनी चाहिए। उसके साथ अगर मेंस में अच्छे से पढ़ना चाहिए तो एक अच्छा स्कोर अगर हमें लाना है, तो रीजनिंग एक सेक्शन ऐसा होता है जहां पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर जो है मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, बिकॉज यहां पर चीजें जो है थोड़े सॉर्ट आउट होती है। तो ऐसे ही मेंस का जो हमारा स्कोर यहां पर जो टारगेट है इस बार जो भी करना चाहिए आपको, उसके लिए मैं एक खास करके आपको मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बैच लेकर आया हूं, जिसका प्राइस केवल 375 रुपीज है, बिकॉज अभी हमारा समर सेल चल रहा है। इसके अंदर मैं आपको कवर करूंगा 500 जो कि होंगे मेंस पजल के सेट, मेंस लेवल कंप्लीटली, उसके साथ हाई लेवल
मिसलेनियस क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी जो रीजनिंग बेस्ड होंगे, मॉक टेस्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंस के मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे हमें मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करना चाहिए, पहला पजल सॉल्व करना चाहिए। हर एक मॉक के अंदर हम स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे और आपके हाथ में एक अच्छा स्ट्रेटेजी में दे दूंगा विद इन 4 to 5 मंथ्स। तो ये सबसे बेस्ट प्लान है, 6 मंथ के लिए आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंटली, अगर हमें सारे एक अच्छे प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आप हमारा ऑल इन वन एचयूआर प्रोग्राम ले सकते हो, जहां पर आप कोड यूज करिए फेस 25, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमें बताइए 4 मंथ्स का प्लान क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, 4 मंथ्स के लिए अगर आप अच्छे से खुद को सही तरीके से पॉजिटिव वे से अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम निकल जाएगा और कहीं ना कहीं इस बार जो है आप मेन सेक्शन को जीत सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात, आपके सामने मैं यहां पर रीजनिंग सेक्शन का एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस रख रहा हूं, जो कि होगा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क। तो देखो यहां पर मैंने आपको दिया है आरआरबी पीओ मेंस का, तो जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर अगर देखोगे तो पजल के 18 क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 के अंदर 13 क्वेश्चंस आए थे। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो सबसे टॉपिक होता है वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट और डेटा सफिशिएंसी। यहां जो क्वेश्चंस है भर भर के आते हैं, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कभी डायरेक्शन सेंस आएगा कोडेड वाला, कभी कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कभी नहीं आएगा, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। बट कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे आप जो है मिस नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा बात आप नोट डाउन करिए। और टारगेट क्या होना चाहिए, आरआरबी पीओ मेंस अगर निकालना है तो 25 के प्लस टारगेट लेके चलो, तभी जो है आपका आरआरबी पीओ मेंस इस बार क्लियर होगा। उसके साथ अगर मैं क्लर्क की बात करूं, क्लर्क के अंदर देखो यहां पे 29 क्वेश्चन सिर्फ पजल से आए थे, यानी कि मैं कह सकता हूं 75% पेपर आपका केवल पजल से है। तो पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पजल की फ्री क्लासेस देखनी है तो हमारे लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पर मैंने अभी तक 29 क्लासेस ली है पजल के ऊपर, आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका आईपीएस पीओ मेंस एंड आईपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो देखो आईपीएस पीओ मेंस के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एक आता है 2 नंबर के लिए, एक आता है 1 नंबर के लिए। अगर मैं यहां पर इनपुट आउटपुट को देखो तो 5 क्वेश्चन आए थे, यानी कि अगर आपने एक इनपुट आउटपुट सॉल्व किया तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, और ये नंबर बहुत बड़ा होता है। 10 नंबर आपको बहुत सारे एस्पिरेंट से आगे लेके जाएगा। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चंस आए थे जो कि अगेन 2 नंबर के लिए थे, और उसके बाद अनसर्टन का एक सीटिंग आया था जो कि 8 नंबर के लिए था। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन यहां पूछे गए थे। एंड रिमेनिंग जो डेटा है आपके सामने यहां पर दिया है। सेम यहां पर शिफ्ट 2 के अंदर भी इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आए थे। तो इनपुट आउटपुट को आप हल्के में नहीं ले सकते, इनपुट आउटपुट को अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, उसका लॉजिक आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो ये कैसे लॉजिक फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैंने पेड क्लासेस के अंदर डेली के बेसिस पे एक दो हम सेट करवाते हैं, तो उसको जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस किए तो। उसके बाद नेक्स्ट है वो है आईपीएस क्लर्क मेंस। तो यहां पर आप देखोगे फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, बॉक्स्ड बेस्ड अरेंजमेंट, एज के ऊपर 5 सवाल थे, क्रिटिकल रीजनिंग के 9 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये कंप्लीट जो डेटा है आपके सामने मैंने रखा है, कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे। तो ये जो चीज है आपके दिमाग में सेट कर लो और अच्छे से आगे आने वाले समय के अंदर आप रीजनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से सोचते हो तो। नेक्स्ट है, अब हमें बताइए सर पूरा मंथ का प्लान क्या होना चाहिए। अब ये पूरा मंथ का प्लान तो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट 1 मंथ, देखो फर्स्ट में क्या फोकस करना है, फाउंडेशन एंड इजी पजल राइटिंग, यानी कि जो पजल के कंडीशंस होते हैं उसे कैसे नोट डाउन करना चाहिए, उसके साथ कैसे हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे वे में कंडीशन को नोट डाउन करके तरीका सीखे, उसके बारे में आपको यहां पर फर्स्ट मंथ के अंदर फोकस करना है अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो। उसके साथ आप हेल्प लीजिए मेरी 2 PM क्लास का, जो मैं डेली के बेसिस पे जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 बजे तो मेंस पजल करवाता हूं, उसको भी जाके आप रेफरेंस लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका पजल जो है स्ट्रांग हो जाएगा। और ये कंप्लीट मैंने आपके सामने प्लान ऑफ एक्शन रखा है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, उसको जरूर जाके वहां से इसे डाउनलोड करिए। और जहां पर भी आप पढ़ाई करोगे उसके सामने इसको लिख के रखो, आप चाहे तो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट 2nd मंथ, 3rd मंथ और मैंने यहां पे 4 मंथ का प्रॉपर प्लानिंग दिया है, कब कौन सा क्वेश्चंस कब कहां से कैसे करना है इसके बारे में कंप्लीट चार्ट आपको दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पर जो है लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से इसे डाउनलोड करिए। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सर मेंस पजल को अप्रोच हम कैसे बिल्ड करें। बहुत सारे बच्चों के कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं, देखो समझाता हूं मैं अभी। यहां पर क्या लिखा है, एक पजल है, एग्जांपल ले लो, एज बेस्ड एंड फ्लोर अरेंजमेंट का पजल है। आपको यहां पर गिवन है के लिव्स अबव बी, तो आप क्या करते हो पता है,
आप ऐसे लिखते हो के जो है बी के ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये के ऊपर रहता है, आपने पूरे कंडीशंस लिखे, लिखने के बाद आप ये सोचोगे इसका मतलब क्या है, ये के ऊपर रह रहा है या के जो है वो एज के की बी से ज्यादा होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? ऐसे कॉमन मिस्टेक्स नहीं करना। अगर एक कॉमन मिस्टेक करोगे तो दोबारा दोबारा अगेन आप कंडीशन देखोगे। तो कंडीशन लिखने का तरीका सीखो। आपने एक बार कंडीशन लिखा तो यहां पर आपको लिखना जरूरी है जो के है वो बी के ऊपर रहता है, तो आप यहां सिंपल बताइए ये फ्लोर की बात कर रहा है करके। इसको लिखने के लिए माइक्रो सेकंड का समय लगता है। अगर ये एज की बात करता है तो यहां पे लिखो कि ये एज की बात कर रहा है, तो यहां पर आप सिंपल लिख सकते हो एज करके, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि देखो के जो है वो बी से एज में बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एज और फ्लोर दोनों आपको पूछेगा, और ये कॉमन मिस्टेक्स जो है आप करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो है फंस जाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर पजल को कैसे हम पिक करें। मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चंस एट राइट टाइम। अगर आपने सही समय पे क्वेश्चन को चूज किया, मान लो आखिरी के 3-4 मिनट बचे हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप वहां पजल नहीं बना पाओगे, क्योंकि मेंस का पजल सॉल्व करने के लिए 7-8-9 मिनट का टाइम लगता ही लगता है। तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ जो है थोड़ा सा मेंस के मॉक देने के बाद समझ में आता है। बट अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट दूं तो पहले क्या करो, देखो जैसे ही आपने पजल को पिक किया, पिक करने के बाद जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होता है, जैसे कि आपको मैंने यहां पे दिखाया है, देखो ये आपके सामने एक पजल है, ये क्या दिया, देखो यहां पर ये कह रहा है 12 पर्सन्स है ए टू एल, और ये क्या है 3 एडजेसेंट बिल्डिंग के अंदर जो है यहां पर है। तो आपके दिमाग में एक चीज पता होनी चाहिए कि इसका आउटलाइन क्या बनेगा। ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, इससे आप ये चीज का अनुमान लगाओ कि पजल का जो फाइनल पिक्चर है वो कैसा दिखेगा। अगर आप फाइनल पिक्चर ही नहीं पता लगा पा रहे हो तो आप ये कंडीशन लिखकर भी क्या हो, इनकम्प्लीट हो। तो पहला काम क्या होना चाहिए, देखो जैसे ही आपने पजल को पढ़ा तो ये कह रहा है 3 बिल्डिंग्स है, तो आपने सोचा 3 बिल्डिंग होंगे, 1 2 और ये 3, उसके बाद यहां पर हमें अरेंजमेंट करने तो इनका फ्लोर होगा, ऐसे कुछ ऐसे आपने आउटलाइन बनाया। तो हर एक पजल का सबसे पहले आप एक चीज बनाइए, वो है उसका एक फाइनल पिक्चर कैसा होना चाहिए करके। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि देखो इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपको पोजीशंस रिलेशनशिप अगर दिए है तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखो, जो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिखाया। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी कंडीशंस आपके सामने आते हैं उन कंडीशंस को सिंक्रोनाइज करके लिखो। ये क्या तरीका होता है सिंक्रोनाइज करने का, तो देख एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पर क्या दिया, देखो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी कह रहा है, ठीक है, ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो मैंने यहां पर ऐसे लिखा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगला कंडीशन क्या है, आगे थोड़ा समय के बाद आपको ऐसा आएगा ए जो है सी के आसपास बैठा है, तो आपने एक कंडीशन यहां लिखा और दूसरा यहां पर लिख रहे हो पेज पे। आपको दिखेगा कैसे भाई, आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि जब ए जो है सी के आसपास बैठा तो यहीं पे लिखो ना सी के आसपास करके, दोबारा कंडीशन क्यों लिख रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रखो कि अगर आपके सामने 4-5 कंडीशंस आते हैं तो उन 4-5 कंडीशंस को अगर सिमिलरिटी कुछ भी है तो इनके आसपास लिखने की कोशिश करो, ताकि क्या होगा कि आपको लिखते समय एक बात जो समझ में आएगी कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में है। तो पेज के ऊपर आपने ए के बारे में एक इंफॉर्मेशन यहां लिखा है और दूसरी बात यहां पर लिखी है, तो कंफ्यूजन तो होना ही है, कंडीशन ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। तो ये तरीका मैंने यहां पर अपने क्लासेस के अंदर सिखाया, इसको जरूर जाके चेकआउट करिए। उसके साथ अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्लूज को मर्ज करना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाया यहां पे, अगर ए के आसपास सी बैठा है तो उसको मर्ज करना सीखिए। यही आपका बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है अगर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखते हो तो। क्लियर है, तो ये जो तरीका है आपको जो है सीखना चाहिए। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट मेन है कि हर बच्चे कमेंट आता है कि सर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि अगर कोई भी कंडीशन से स्टार्ट कैसे करें, क्या आपने पहले पजल सॉल्व किया है क्या। नहीं, देखो आप जब कंडीशन नोट डाउन करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, क्या, जैसे देखो एग्जांपल मान लो कि सर्कल का अरेंजमेंट चल रहा है। सर्कल के अरेंजमेंट के अंदर आपको पता होता है कि अगर मान लो ए के अपोजिट में अगर ऐसे बी बैठा है तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, अगर 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट है, अगर कोई पर्सन किसी के अपोजिट में बैठा है तो यहां पर इनके बीच में 3 पर्सन्स आएंगे। ये बेसिक चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। उसके साथ अगर मान लो कोई लीनियर अरेंजमेंट का पजल है तो कंडीशन के अंदर कहीं ऐसा दिया है एक्स सिट एट द वन एंड इज गुड टू स्टार्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट करके, अगर आपको कहता है कि एक्स किसी एंड पे बैठा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर मैं एक्स को चूज करता हूं कि एक्स किसी एंड पे बैठा है तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये क्लूज आपको बनाने पड़ेंगे, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पजल को पिक किया है तो पहली चीज दिमाग में सेट करो, मुझे सॉल्व ही करना है करके। बात समझ में आ रही है, क्योंकि डीआई और पजल के अंदर अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लूं, दोनों में क्या डिफरेंस है। डीआई के अंदर आप 5 में से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो,
बाय यूजिंग कुछ गिवन डेटा दिया है या कुछ नीचे क्वेश्चंस के अंदर जो नोट होता है उससे कुछ ना कुछ करके 5 में से 1-2 सॉल्व हो सकते हैं। बट पजल में ऐसा नहीं होगा, जब तक पूरा पजल नहीं बनाओगे तब तक 5 में से कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने पजल स्टार्ट किया है, अगर आप उसको टाइम दोगे 3, 4, 5, 6 मिनट, तो कोशिश करिए कि आपसे बन जाए। हर चीज का पॉजिटिव सोचो और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि सर अभी हम क्या करेंगे बताओ। देखो आपके पास स्टार्टिंग का जो मंथ है ना, इसमें काम करिए। जो फर्स्ट मंथ है आपके, अगर मैं क्वांट रीजनिंग की बात करूं तो उसमें क्या करना चाहिए। देखो यहां पर अभी जो भी रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे कि आपने स्मार्ट किड़ा का अगर मॉक टेस्ट खरीदा है तो एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट ऑलरेडी जो है आपके पोर्टल के अंदर होगा, क्योंकि अगर आपने ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसके अंदर पूरा एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट होता है। इसके लगभग 16 मॉक टेस्ट है, क्लियर है। और इसके अंदर अगर मैं कहूं 120 से लेके 130 क्वेश्चन जो आपके काम के होंगे, क्योंकि जीए का छोड़ दो, क्योंकि जीए तो पुराना हो चुका है, वो तो अभी आपको पूछेगा नहीं, तो जीए को हटा दो क्योंकि जीए आपका काम का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमने इस मॉक में से सिर्फ अगर सोचते हैं कि सर मैं 100 क्वेश्चन को टारगेट करता हूं, तब भी जो है आपके 1600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के ऊपर। तो पहला आपका काम क्या है कि जो भी एग्जामिनेशन खत्म हुआ है उस मॉक को वेस्ट मत करो। अभी आपके सामने आईडीबीआई का भी मॉक होगा, अभी आपके सामने आईडीबीआई मैनेजर का भी मॉक होगा, ये भी जो है लगभग मेंस के आसपास ही होता है। उसके साथ अगर आपने एलबीओ जो इंडियन ओवरसीज बैंक का अभी करंटली जो एग्जामिनेशन कुछ दिन में स्टार्ट होगा, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसका मॉक टेस्ट आपके अंदर ऑलरेडी होगा, उसको ऑटो सबमिट करो। अगर आपने ऑटो सबमिट कर लिया, पहले 8 से 10 मॉक ऐसे सॉल्व करो, ऐसे समझो पहले कि इस मॉक के अंदर क्वेश्चंस आए कैसे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट किड़ा की अपनी टीम है मॉक टेस्ट को बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के बनाते हैं, ताकि हमेशा इस चीज का ध्यान रहता है कि बच्चों को हम टॉप नॉच क्वालिटी दे हमारे मॉक्स के थ्रू करके। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपको बहुत काम आएंगे। तो जितने भी आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी होंगे, जैसे कि देखो आपके पास एसबीआई क्लर्क का होगा, एसबीआई पीओ का होगा, इन सभी के मॉक टेस्ट होंगे ना मेंस लेवल के, उन्हें ऑटो सबमिट करो, सबमिट करके पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चन ले लो, ठीक है। आपसे मॉक के अंदर स्कोर कम आता है करके अगर आपको दिमाग में एक चीज चलती होगी ना, सर स्कोर कम आता है, डीमोटिवेशन होता है, क्या करें। अरे भैया आप विदाउट टाइमर लगाओ ना, आप डायरेक्टली स्टार्ट करो, ऑटो सबमिट करके आप क्वेश्चंस ले लो, पहले देखो क्या आपसे सभी के सभी क्वेश्चंस जितने भी उस मॉक टेस्ट के अंदर है वो आपसे बनते हैं क्या। जीए छोड़ दो, मैं मानता हूं जीए आपका काम का नहीं है, बट जो रिमेनिंग है वो तो बनेगा ना। क्या बात समझ में आ सबको? ये चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट आपके अंदर अगर इंक्लूडेड है तो इसका यूज करो दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जो है मॉक टेस्ट के अंदर इस चीज का फायदा नहीं उठाते। जो एग्जामिनेशन भले वो आपके काम का नहीं है, बट उसके क्वेश्चन तो काम के है ना। आपका टारगेट है मुझे आईपीएस पीओ निकालना है, तो अगर आईपीएस पीओ आपको निकालना है तो पहले एसबीआई क्लर्क के सारे मॉक टेस्ट लगा लो, आईपीएस क्लर्क के सारे मॉक टेस्ट देख लो क्या है करके। जो भी एग्जामिनेशन अभी करंटली चल रहे हैं उनका अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है या आपके लिए वो काम का नहीं भी है, तब भी उसको ऑटो सबमिट करके मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। 8 से 10 मॉक टेस्ट के बाद आपका जो दिमाग के अंदर मेंस को लेके पिक्चर है ना, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। वहां पर आपको समझ में आएगा कि सच में मुझे क्या दिक्कत हो रही है, सच में मैं कहां पर अभी भी कम गिर रहा हूं करके। तो ये चीजें आपको मॉक टेस्ट समझ में आएगी। तो जो रिमेनिंग क्वांट एंड इंग्लिश है उनका आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट जो है वहां से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो दोस्तों, जितना मैंने कवर करना चाहिए उतना मैंने आपको यहां पे कवर किया है। एंड उसके साथ अगर आपको ये कंप्लीट टेलीग्राम के ऊपर अगर आपको चाहिए पीडीएफ की सर कैसे कैसे 4 मंथ्स का प्लान आपने दिया उसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और मेन इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोई भी अभी प्लान परचेस करना है, सबसे बेस्ट टाइम है, 25% ऑफ मिल रहा है। सेक्शनल 2.0 जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसके बाद इंग्लिश के लिए स्मार्ट रीड कोर्स, उसके साथ सीए मॉक ड्रिल प्रो, उसके अलावा स्मार्ट कोर्सेज, उसके साथ टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, उसके साथ स्मार्ट डीआई की बुक, इन सभी के ऊपर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। जल्दी से परचेस करिए, जो भी सूटेबल प्लान आपके लिए होगा वहां से आप परचेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, यहां पर मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप रहेगी। कहीं भी दिक्कत आती है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक पढ़ाई करते रहिए और डीमोटिवेट मत होना। कहीं ना कहीं अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारी जो दिक्कतें हैं उन सभी से बढ़कर हमारा जो एम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।